मैं कॉलेज से ग्रेजुएट भी नहीं हुआ था कि मुझ पर देश का 100 अरब का कर्ज चढ़ गया। उस भारी कर्ज को चुकाने के लिए मैंने खुद को दुनिया का सबसे बड़ा हथियार व्यापारी बनाकर पेश कर दिया और इंटरनेट पर जमकर डींगे मारने लगा। यहां एयरक्राफ्ट कैरियर, रॉकेट लॉन्चर, टैंक, लड़ाकू विमान, यहां तक कि परमाणु बम तक थोक में मिलते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम सोच सको और मैं बेच ना सको। लेकिन पोस्ट डालते ही सच में एक ग्राहक आ गया। भाई, तुम्हारी पोस्ट सच है क्या? हम मिडिल ईस्ट में युद्ध लड़ रहे हैं और हमें तुरंत हथियार चाहिए। मैंने होठों पर हल्की मुस्कान लाई और चालाकी से जवाब दिया, बिल्कुल सच। तुम्हें जो चाहिए खुलकर बोलो। सामने वाला थोड़ा सावधान था। उसने लिखा, पहले क्वालिटी देखनी होगी। फिलहाल 10,000 AK राइफलें, 3 करोड़ गोलियां और 100 छोटे सेल्फ डिफेंस ड्रोन चाहिए। मैंने कुछ सेकंड सोचने का नाटक किया और धीरे धीरे टाइप किया। AK 1,000 युआन प्रति पीस, गोलियां 1 युआन प्रति गोली, ड्रोन 80,000 युआन प्रति यूनिट, कुल मिलाकर करीब 12 मिलियन युआन। मिडिल ईस्ट में बैठे जनरल बापू ने कीमत देखते ही आंखें फाड़ दी। इतना सस्ता? ये तो अमेरिका वालों से आधे दाम पर है। लेकिन खुशी के बाद उसे शक हुआ, हथियारों की क्वालिटी भरोसेमंद तो है ना? उसका मैसेज देखकर मेरा मन किया खुद को थप्पड़ मार लो। काश थोड़ा ज्यादा दाम बोल देता, लेकिन अब अचानक कीमत बढ़ाना सही नहीं लगता था। भविष्य में हथियारों का बिजनेस कैसे करता? मैंने दांत भींचकर जवाब दिया, हमारे देश के हथियार हमेशा सस्ते और बेहतरीन होते हैं। पहले पेमेंट, फिर डिलीवरी। खरीदना है तो जल्दी फैसला करो, नहीं तो और लोग लाइन में खड़े हैं। उधर जनरल बापू बेचैन हो चुका था। उसकी सेना दुश्मनों से घिरी हुई थी और इस समय सिर्फ मैं ही उसका ऑर्डर लेने को तैयार था। यह उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल था। खरीदेंगे, अकाउंट भेजो, अभी पैसे ट्रांसफर करता हूं। यह पढ़ते ही मैं खुशी से पागल हो गया। मैंने तुरंत अपना इंटरनेशनल बैंक अकाउंट भेज दिया। 2.5 मिनट बाद फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज आया, 12 मिलियन युआन अकाउंट में जमा हो चुके हैं। मैं खुशी से लगभग उछल पड़ा। आखिरकार पैसा आ गया। अगर ऐसी कुछ और डील मिल जाए तो मेरा 100 अरब का कर्ज जल्दी उतर जाएगा। लेकिन अगले ही पल मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। ठंडा पसीना बहने लगा। बर्बाद हो गया। मेरे पास तो एक बंदूक तक नहीं है। अब मैं उन्हें हथियार भेजूंगा कैसे? और सामने वाला कोई आम ग्राहक नहीं था। वो मिडिल ईस्ट का हथियारबंद संगठन था जो एक बार में 10,000 AK खरीद रहा था। अगर सामने वालों को पता चल गया कि मैं सिर्फ बातें बनाने वाला ठग हूं, तो शायद बिना किसी आवाज के मुझे खत्म कर दिया जाएगा। उधर पैसे ट्रांसफर करने के बाद जनरल बापू भी शांत होकर सोचने लगा। जितना वह सोचता उतना ही उसे मामला संदिग्ध लगने लगा। पहले पेमेंट, फिर माल, कहीं यह धोखा तो नहीं? उसने दांत भींचे और मन ही मन कसम खाई, अगर इस हथियार व्यापारी ने चालाकी दिखाई तो मैं डार्क वेब पर इसके सिर की कीमत लगा दूंगा। फिर गुमनाम कॉल करके इसकी हथियार तस्करी की खबर सीधे ड्रैगन देश की सरकार तक पहुंचा दूंगा। वहां हथियारों पर इतनी सख्त निगरानी है कि यह बच नहीं पाएगा। इस तरह हजारों किलोमीटर दूर बैठे हम दोनों ही बेचैनी और तनाव में फंस गए। इधर मैं भी घबराहट में कमरे के चक्कर काट रहा था। हालत ऐसी हो गई थी कि पैसे लेकर भाग जाने का मन करने लगा। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ठंडी मशीन जैसी आवाज गूंजी। होस्ट की आवश्यकता का पता चला। सबसे शक्तिशाली हथियार प्रणाली सफलतापूर्वक सक्रिय हो चुकी है। 2024 का वैश्विक हथियार भंडार अनलॉक कर दिया गया है। भविष्य की और भी उन्नत हथियार तकनीकें आगे अनलॉक होंगी। मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर खुशी से पागल होने वाला था। इस दुनिया की तकनीकी समयरेखा अभी मुश्किल से पृथ्वी के 2004 इस स्तर तक पहुंची थी। यहां के हथियार अभी भी काफी पिछड़े हुए थे, लेकिन सिस्टम ने जो हथियार भंडार खोला था वो पूरी दुनिया से पूरे 20 साल आगे था। सिस्टम में हथियार अलग अलग समयरेखाओं के अनुसार बटे हुए थे। 2030 ड्रैगन देश पुनर्जागरण युग के हथियार अनलॉक करने के लिए 1 करोड़ प्रतिष्ठा अंक। 2050 तीसरे विश्व युद्ध युग के हथियार अनलॉक करने के लिए 10 करोड़ प्रतिष्ठा अंक। 2300 अंतरिक्ष सभ्यता युग के हथियार अनलॉक करने के लिए 100 अरब प्रतिष्ठा अंक। इन वर्षों की सूची देखकर मेरी धड़कन तक रुक गई। अगर मैं ये सभी भविष्य के हथियार अनलॉक कर लूं तो दुनिया में कौन मुझे रोक पाएगा? किस आदमी ने कभी अशांत दुनिया का शासक बनने का सपना नहीं देखा होगा? ऊपर से इससे पूरे देश को एकजुट करने का मौका भी मिल सकता था। मैंने किसी तरह अपनी उत्तेजना दबाई और 2024 के हथियार भंडार को खोला।
सबसे पहले मैंने वही सामान देखा जिसकी मांग जनरल बापू ने की थी, लेकिन जैसे ही कीमतें देखी मैं लगभग हंस पड़ा। AK-47 सिर्फ 20 युआन प्रति राइफल, 7.220 मिली गोलियां, एक गोली मात्र एक फैन, और तीसरी पीढ़ी के आत्मघाती ड्रोन सिर्फ 1000 युआन प्रति यूनिट। ये कीमतें तो सब्जियों से भी सस्ती थी, बाजार कीमत से दर्जनों गुना कम। सिर्फ इसी एक सौदे से मैं 1 अरब से ज्यादा का मुनाफा कमा सकता था। लेकिन खुशी के बाद एक और बड़ी समस्या सामने आ गई। हथियार तो मिल गए, पर इन्हें मिडिल ईस्ट तक पहुंचाऊं कैसे? क्या इंटरनेशनल कुरियर से भेजूं? सीधे कस्टम वाले पकड़ लेंगे। तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, परिवहन प्रणाली सक्रिय हो चुकी है, कृपया तरीका चुनें। विकल्प 1, त्वरित टेलीपोर्टेशन, ग्राहक के सटीक स्थान की आवश्यकता होगी, प्रति उपयोग शुल्क 1000 युआन। विकल्प 2, मानव परिवहन, होस्ट को पहले सैन्य फैक्ट्री बनानी होगी, परिवहन कर्मियों की व्यवस्था सिस्टम करेगा, यदि कर्मचारी मारे जाते। हो गया, दिमाग सच में ठगा गया था। ड्रैगन देश से मिडिल ईस्ट तक पूरे 6000 किलोमीटर का फासला था। सबसे तेज ट्रांसपोर्ट विमान भी जाए और वापस आए तो कम से कम 3 दिन लगते, और वो हरामी कह रहा था कि 1 मिनट में माल पहुंचा देगा। क्या मैं 3 साल का बच्चा हूं जिसे इतनी आसानी से बेवकूफ बना लेगा? इधर जनरल बापू गुस्से से कांप ही रहा था कि तभी तंबू का दरवाजा जोर से खुला। एक दाढ़ी वाला भारी भरकम आदमी अंदर घुसा। उसकी आवाज रेगमाल जैसी खुरदरी थी। बापू, हथियारों का क्या हुआ? सामने वाली सेना हमारी पोजीशन तक पहुंच चुकी है। बापू ने सिर झुका लिया और पूरे मामले की शुरुआत से आखिर तक सारी बात बता दी। दाढ़ी वाले ने सुनते ही गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया और दहाड़ा, बेकार आदमी, इतना साफ दिखने वाला धोखा भी तू खा गया, और ऊपर से तूने हमारी लोकेशन भी उसे दे दी। आज से तुझे पद से हटाकर साधारण सैनिक बनाया जाता है। जा, मोर्चे पर जाकर मरे हुए भाइयों का कर्ज चुका। बापू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बिना कुछ कहे अपने कंधे से रैंक उतारी, मुट्ठी में कसकर पकड़ी और भारी कदमों से तंबू के बाहर जाने लगा। लेकिन तभी मेज पर रखा कंप्यूटर अचानक तीखी बीप देने लगा। स्क्रीन पर एक नई सूचना उभरी, सामान डिलीवर हो चुका है, कृपया रिसीव करें, और याद से 5 सितारा रेटिंग देना मत भूलिएगा। बापू और दाढ़ी वाला दोनों एक साथ जड़ हो गए। उसी समय एक सैनिक हांफता हुआ अंदर घुसा। उसकी आवाज डर और हैरानी से कांप रही थी। पीछे वाली रेत की पहाड़ी पर अचानक सफेद रोशनी चमकी, और वहां अचानक बहुत सारे काले बक्से प्रकट हो गए। उन पर 5 सितारों का निशान बना हुआ है। देखने में तो हथियारों के बक्से लग रहे हैं। दाढ़ी वाले और बापू ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। चलो जाकर देखते हैं। मैं भी देखना चाहता हूं कि क्या सच में वो ईगल देश की घेराबंदी के बीच 1 मिनट में हथियार पहुंचा सकता है। क्या ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म चल रही है? दाढ़ी वाला ठंडी हंसी के साथ बोला। उसकी आवाज में अब भी तिरस्कार भरा था। अगर सच में माल पहुंच गया तो मैं यही खड़े खड़े उल्टा होकर सिर धोऊंगा। सब लोग जल्दी जल्दी पीछे वाली रेत की पहाड़ी की तरफ भागे। वहां दर्जनों भारी काले बक्से करीने से रखे हुए थे। उन पर बना 5 सितारों वाला निशान धूप में चमक रहा था। ऊपर वाले बक्से को खोला गया और अंदर नई चमचमाती AK-47 राइफलों की कतार दिखाई दी। बंदूकों की धातु ठंडी चमक बिखेर रही थी। उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई। इस बंदूक की मैगजीन में पूरे 50 राउंड आते थे, जो आम मैगजीन से 20 ज्यादा थे। इसका मतलब था कि एक बार फायरिंग शुरू होने पर उनकी मारक क्षमता दुश्मन से लगभग दोगुनी हो जाएगी। दाढ़ी वाले आदमी ने थूक निगला। उसके दिल में तूफान उठ चुका था। ड्रैगन कंट्री वाले इस चीज को AK-47 कहते हैं। ये तो उन सबसे इलीट स्पेशल फोर्सेस के हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक है जिन्हें हमने देखा है। तभी उसके ईयरपीस में अचानक घबराई हुई आवाज गूंजी। ऊपर रिपोर्ट,
दुश्मन की एक अग्रिम इलीट यूनिट दिखी है। दूरी लगभग 2600 मीटर, करीब 30 लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। दाढ़ी वाले ने नीचे अपनी बंदूक की तरफ देखा, फिर उसके होठों पर खूंखार मुस्कान उभर आई। सफेद दांत चमक उठे। सभी लोग सुनो, तुरंत हथियार बांटो, नाइट विजन पहन लो और युद्ध की तैयारी में आ जाओ। फिर उसने मुड़कर बापू की तरफ देखा और गंभीर आवाज में बोला, बापू, तुम्हें उस ड्रैगन कंट्री वाले हथियार व्यापारी से अच्छे संबंध बनाने होंगे। आगे से हमारा पूरा हथियार उसी पर निर्भर करेगा। और हां, जाकर मेरे लिए पानी की एक बाल्टी लेकर आओ। वापस आकर मैं तुम्हें दाउली से बाल धोने का शो दिखाऊंगा। उधर 2000 मीटर दूर पूरी तरह हथियारों से लैस एक दुश्मन स्क्वाड रात के अंधेरे का फायदा उठाकर सावधानी से आगे बढ़ रहा था। एक युवा सैनिक ने धीमी आवाज में पूछा, कैप्टन, क्या पहले ड्रोन भेजकर इलाके की जांच कर ले? टीम लीडर ने सिगार जलाया। धुएं के बीच उसकी आवाज अहंकार से भरी हुई थी। जरूरत नहीं, अंधेरे का फायदा उठाकर सीधे आगे बढ़ते हैं। वो दाढ़ी वाले रात में अंधों जैसे होते हैं, हमें कभी नहीं देख पाएंगे। वो हंसा और बोला, डरने की जरूरत नहीं, उनकी गोलियां कब की खत्म हो चुकी है। हमारी नाकेबंदी में उन्हें कोई सप्लाई मिल ही नहीं सकती। उसने सिगार की राख झाड़ी और तिरस्कार से बोला, और उनके हाथों में जो कबाड़ बंदूकें हैं, वो तो हमारी पुरानी फेंकी हुई राइफलें हैं। सामने से भिड़ते ही उनकी मौत तय है। एक सैनिक तुरंत चापलूसी करते हुए बोला, कैप्टन सही कह रहे हैं। इस बार अगर हमने इन सबको खत्म कर दिया तो लौटकर मुझे जरूर प्रमोशन मिलेगा। कैप्टन ने उसके कंधे पर हाथ मारा और जोर से हंस पड़ा। लड़के, हिम्मत और बड़ी रख, तब मैं तुम्हें और ज्यादा आदमी दूंगा। उन्हें सपने में भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त नाइट विजन पहने दाढ़ी वाला अपने 100 से ज्यादा इलीट लड़ाकों के साथ चुपचाप उन्हें चारों तरफ से घेर चुका था। होलोग्राफिक साइट और थर्मल सेंसर की मदद से दुश्मन की सारी छिपने की कोशिश बेकार हो चुकी थी। हर सैनिक की लोकेशन साफ दिखाई दे रही थी। इन दुश्मन सैनिकों ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक साधारण राइफल में इतने खतरनाक अटैचमेंट भी हो सकते हैं। काली चमकती बंदूकों की नलियां पहले ही उन झुककर आगे बढ़ते सैनिकों पर तनी हुई थी। दाढ़ी वाले ने गहरी सांस ली और अचानक दहाड़ा, सालों पर टूट पड़ो, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। अगले ही पल गोलियों की आवाज आसमान में गूंज उठी। गोलियां बारिश की तरह बरसने लगी। बस आमना सामना होते ही कई दुश्मन सैनिक गोलियों से छलनी होकर जमीन पर गिर पड़े और मौके पर ही मारे गए। नाइट विजन लगाए दाढ़ी वाला पागलों की तरह ट्रिगर दबा रहा था और गालियां बकते हुए चिल्लाया, हरामियों, इतने दिनों से तुम हमें दबाकर मार रहे थे, आज आखिरकार बदला लेने का मौका मिला है। गोलियां चलते ही दुश्मन टीम का कप्तान औला तुरंत जमीन पर लुढ़क गया और गरज कर बोला, साब, नीचे झुको, घात लगाकर हमला किया गया है। अपने साथियों को सिर में गोली लगते देख उसके दिल में डर और हैरानी भर गई। ये कैसे मुमकिन है? इतनी अंधेरी रात में ये लोग इतनी सटीक हेडशॉट कैसे मार रहे हैं? या इनके पास नाइट विजन है? सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि सामने से लगातार एक जैसी बंदूकों की घनी फायरिंग हो रही थी। साफ था कि ये सब एक ही तरह के आधुनिक हथियार थे। ये आवाज बिल्कुल ड्रैगन कंट्री की एके जैसी लग रही है। क्या ड्रैगन कंट्री चोरी छिपे इन हथियार बंद लोगों को हथियार बेच रहा है? ओला का दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था, लेकिन अगले ही पल उसने सिर हिलाया। नहीं, ये नामुमकिन है। यहां हमारी सेना ने पूरा इलाका घेर रखा है। ड्रैगन कंट्री का कोई हथियार व्यापारी तो दूर, हमारी अपनी सप्लाई भी मुश्किल से अंदर आ सकती है। खुद को शांत करने के बाद उसने तुरंत आदेश दिया, घबराओ मत,
इनके पास गोलियां सीमित होंगी। ज्यादा से ज्यादा 30 राउंड के बाद इन्हें मैगजीन बदलनी पड़ेगी। जैसे ही ये रीलोड करे, सब मेरे साथ टूट पड़ना और इन आदिवासियों को खत्म कर देना। हमला करो। दुश्मन सैनिक जोर से चिल्लाते हुए अपने छिपने की जगहों से बाहर कूद पड़े। लेकिन जैसे ही वे उठे, गोलियों की दूसरी बारिश शुरू हो गई। कई लोग फिर वही ढेर हो गए। एक गोली ओला के दाहिने कान को छूती हुई निकल गई और खून की धार बह निकली। ये कैसे हो सकता है? ओला जमीन पर चिपका पड़ा था। उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। इनके पास अभी भी इतनी गोलियां कैसे हैं? आखिर ये कौन सी बंदूक है? दुनिया भर के हथियारों का विशेषण होने के बावजूद उसने कभी ऐसी राइफल के बारे में नहीं सुना था, जो बिना रुके इतनी देर तक लगातार फायर कर सके। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे ये जानकारी हर हाल में वापस पहुंचानी होगी। उसने पीछे मुड़कर अपने भारी नुकसान झेल चुके सैनिकों को देखा, दांत भींचे और भारी आवाज में बोला, माफ करना भाइयों, साम्राज्य के लिए मुझे ये खबर वापस ले जानी होगी। इतना कहकर उसने पास पड़ी अपने साथी की लाश को उठाया, उसे ढाल की तरह पीठ पर लादा और अचानक उठकर आगे की तरफ दौड़ पड़ा। ओला पागलों की तरह दुश्मन के कंट्रोल एरिया की तरफ भाग